प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी संघर्षशील साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त और आपका होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने गति की बहुरंगी और आकर्षक दुनिया में गोता लगाया था। हमने सीधी पटरी पर दौड़ती ट्रेन की रेखीय गति से लेकर अपनी ही धुरी पर घूमते लट्टू की घूर्णी गति तक को समझा। हमने झूले की लयबद्ध दोलन गति और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की शानदार वृत्तीय गति के रहस्यों को भी जाना। हमने यह भी सीखा कि कैसे एक वस्तु समान गति से चल सकती है या फिर असमान गति से, जिसमें त्वरण की भूमिका होती है। लेकिन इन सभी गतियों को देखकर हमारे मन में कुछ गहरे सवाल उठते हैं। कोई वस्तु जो रुकी हुई है, वो चलने क्यों लगती है? चलती हुई वस्तु अपनी दिशा क्यों बदल लेती है या रुक क्यों जाती है? एक गेंद को हवा में फेंकने पर वो हमेशा एक घुमावदार रास्ते पर ही क्यों गिरती है? इन सभी क्यों का जवाब गति के प्रकारों में नहीं, बल्कि उस कारण में छिपा है जो इन गतियों को जन्म देता है, नियंत्रित करता है और बदलता है। वो कारण है बल, जिसे फोर्स कहते हैं। और जब भी हम बल और गति के रिश्ते की बात करते हैं तो विज्ञान के इतिहास का एक नाम सूरज की तरह चमकता है, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने हमें गति के वो 3 मूलभूत नियम दिए जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण हैं ही, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन को समझने का एक नया नजरिया भी देते हैं। ये 3 नियम भौतिकी की दुनिया का संविधान है, जिन पर शास्त्रीय यांत्रिकी या क्लासिकल मैकेनिक्स की पूरी इमारत खड़ी है। तो चलिए, आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में हम न्यूटन के गति के इन 3 अद्भुत नियमों को न केवल जानेंगे, बल्कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया में घटित होते हुए महसूस भी करेंगे। ये अध्याय आपकी वैचारिक समझ को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। न्यूटन से पहले का संसार, एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि। न्यूटन के नियमों की महानता को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि उनके पहले दुनिया गति के बारे में क्या सोचती थी। सदियों तक महान दार्शनिक अरस्तु के विचारों का बोलबाला था। अरस्तु का मानना था कि किसी भी वस्तु को गतिमान बनाए रखने के लिए उस पर लगातार एक बल का लगना आवश्यक है। अगर बल लगना बंद हो जाए तो वस्तु अपनी प्राकृतिक अवस्था यानी स्थिर अवस्था में वापस आ जाएगी। ये हमें सहज रूप से सही भी लगता है। एक मेज पर रखी किताब को धकेलना बंद कर दो, वो रुक जाती है। लेकिन इस विचार में एक खामी थी, जिसे बाद में गैलीलियो गैलीली ने उजागर किया। गैलीलियो ने अपने प्रयोगों से निष्कर्ष निकाला कि वस्तुएं बल न लगाने पर नहीं रुकती, बल्कि वो घर्षण यानी फ्रिक्शन जैसे एक अदृश्य बल के कारण रुकती हैं। उन्होंने जड़त्व की अवधारणा की नींव रखी और कहा कि यदि घर्षण यानी फ्रिक्शन जैसे सभी बाहरी बलों को हटा दिया जाए तो एक गतिमान वस्तु हमेशा के लिए एक समान वेग से चलती रहेगी। गैलीलियो ने जहां कहानी छोड़ी थी, न्यूटन ने वहीं से उसे एक तार्किक और गणितीय अंजाम तक पहुंचाया। उन्होंने 1687 में अपनी महान कृति फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के इन 3 नियमों को प्रस्तुत किया, जिन्होंने हमेशा के लिए विज्ञान की दिशा बदल दी। न्यूटन का गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का पहला नियम गैलीलियो के काम को ही आगे बढ़ाता है और जड़त्व को औपचारिक रूप से परिभाषित करता है। नियम: प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था यानी स्टेट ऑफ रेस्ट या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था यानी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल यानी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स कार्य न करे। ये नियम बहुत गहरा है, चलिए इसे टुकड़ों में तोड़कर समझते हैं। अपनी अवस्था में बनी रहती है, इसका मतलब है कि वस्तुएं आलसी हैं। वो जो कर रही हैं वही करते रहना चाहती हैं। अगर कोई किताब मेज पर रखी है यानी स्थिर अवस्था में, तो वो वहीं पड़ी रहेगी। अगर कोई गेंद अंतरिक्ष में सीधी रेखा में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है यानी एक समान गति से, तो वो उसी रफ्तार और उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। यही वो कुंजी है जो स्थिति को बदलती है। मेज पर रखी किताब तब तक नहीं हिलेगी जब तक कि आप उसे धकेलने का काम न करें यानी बल लगाने का काम न करें। अंतरिक्ष में चलती गेंद तब तक अपनी दिशा या गति नहीं बदलेगी जब तक कि कोई दूसरा ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण से उसे खींचे नहीं या कोई उल्कापिंड उससे टकराए नहीं। जड़त्व यानी इनर्शिया क्या है? पहला नियम हमें जड़त्व की अवधारणा से परिचित कराता है। जड़त्व किसी भी वस्तु का वो आंतरिक गुण है जिसके कारण वो अपनी गति की अवस्था में होने वाले किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व का सीधा संबंध वस्तु के द्रव्यमान यानी मास से है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब है कि भारी वस्तु को हिलाना या चलती हुई भारी वस्तु को रोकना एक हल्की वस्तु की तुलना में अधिक कठिन होता है। उदाहरण: एक फुटबॉल और एक पत्थर जो कि एक ही आकार का है को किक मारना सोचिए।
आप फुटबॉल को आसानी से दूर तक भेज सकते हैं, लेकिन पत्थर को उतनी ही ताकत से किक मारने पर आपके पैर में चोट लग सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए उसका जड़त्व भी अधिक है। वो अपनी स्थिर अवस्था में होने वाले परिवर्तन का ज्यादा विरोध करता है। जड़त्व के प्रकार और दैनिक जीवन के उदाहरण परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। जड़त्व को हम 3 प्रकारों में समझ सकते हैं। पहला, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है। बस का अचानक चलना। जब एक रुकी हुई बस अचानक आगे बढ़ती है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा बस के संपर्क में होने के कारण तुरंत गति में आ जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण अपनी जगह पर ही बने रहने की कोशिश करता है, जिससे वह पीछे छूट जाता है और हमें पीछे की ओर एक झटका महसूस होता है। कालीन को डंडे से पीटना। जब हम किसी कालीन या दरी को डंडे से पीटते हैं तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। डंडा कालीन को गति में लाता है, लेकिन धूल के कण विराम के जड़त्व के कारण अपनी जगह पर ही रहना चाहते हैं और इस प्रकार कालीन से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। पेड़ की शाखा हिलाना। पेड़ की टहनी को तेजी से हिलाने पर फल टूटकर गिर जाते हैं। शाखा तो गति में आ जाती है, पर फल विराम के जड़त्व के कारण अपनी स्थिति में बने रहने का प्रयास करते हैं और डंठल से टूट जाते हैं। दूसरा, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। जब कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है। चलती बस का अचानक रुकना। जब एक चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इस बार यात्री के शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर गतिमान ही रहना चाहता है। यही कारण है कि गाड़ियों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, ताकि इस जड़त्व के कारण होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। लंबी कूद का खिलाड़ी। एथलीट लंबी कूद करने से पहले काफी दूर से दौड़ता हुआ आता है। ऐसा करके वे अपने शरीर को गति का जड़त्व प्रदान करता है, जो उसे कूदने के बाद हवा में अधिक दूरी तय करने में मदद करता है। चलती ट्रेन से उतरना। चलती ट्रेन से उतरना खतरनाक क्यों है? क्योंकि जैसे ही आप जमीन पर पैर रखते हैं, आपके पैर तो स्थिर हो जाते हैं, लेकिन आपका बाकी शरीर गति के जड़त्व के कारण ट्रेन की गति से आगे बढ़ रहा होता है, जिससे आप आगे की ओर गिर सकते हैं। तीसरा, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कोई वस्तु जिस दिशा में चल रही है वह उसी दिशा में चलते रहना चाहती है। गाड़ी का मुड़ना। जब एक कार तेजी से किसी मोड़ पर मुड़ती है तो अंदर बैठे यात्री मोड़ के विपरीत दिशा में बाहर की ओर एक बल महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका शरीर दिशा के जड़त्व के कारण सीधी रेखा में ही चलते रहना चाहता है, जबकि कार मुड़ जाती है। कीचड़ का उछलना। घूमते हुए पहिए से कीचड़ स्पर्श रेखीय दिशा में बाहर की ओर उछलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कीचड़ का कण पहिए से अलग होते समय दिशा के जड़त्व के कारण उस बिंदु पर सीधी रेखा में अपनी गति जारी रखना चाहता है। चाकू की धार तेज करना। जब एक लोहार घूमते हुए पत्थर यानी ग्राइंडिंग व्हील पर चाकू की धार तेज करता है तो चिंगारियां पत्थर की स्पर्श रेखा की दिशा में निकलती हैं, जो दिशा के जड़त्व का एक सुंदर उदाहरण है। पहला नियम हमें बल की गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव परिभाषा देता है। ये बताता है कि बल वह भारी कारक है जो किसी वस्तु की स्थिर या एक समान गति की अवस्था को बदलने की कोशिश करता है या बदल देता है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, संवेग और त्वरण का नियम। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द लॉ ऑफ मोमेंटम एंड एक्सीलरेशन। पहला नियम हमें बताता है कि अवस्था बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, लेकिन कितना बल चाहिए? बल का प्रभाव किन किन बातों पर निर्भर करता है? इन सवालों का मात्रात्मक जवाब न्यूटन का दूसरा नियम देता है। संवेग को समझना। दूसरे नियम को समझने से पहले हमें संवेग नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक राशि को समझना होगा। कल्पना कीजिए आपकी तरफ क्रिकेट की एक गेंद और एक ट्रक दोनों 10 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आ रहे हैं। आप किसे रोकना चाहेंगे? जाहिर है गेंद को। क्यों? क्योंकि यद्यपि दोनों की गति समान है, ट्रक का प्रभाव बहुत ही अधिक विनाशकारी होगा। ये अंतर उनके द्रव्यमान यानी मास के कारण है। संवेग किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा है। यह वस्तु के द्रव्यमान m और उसके वेग v के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग p बराबर है द्रव्यमान गुणा वेग, यानी p बराबर है mv। संवेग एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब हम दूसरे नियम पर आते हैं। नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर
रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उस पर लगाए गए बाहरी असंतुलित बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन हमेशा बल की दिशा में ही होता है।